नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट ये आता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इस पर लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी या फिर एमसीक्यू फॉर्म में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम इसको देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। करीब एक हफ्ते के बाद आपको मिल जाएगा। इस वीडियो या इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वीडियोस होगी, उनके जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको मिल जाएगा। उसका चार्ज थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि वो जो पीडीएफ होगी वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में होगी, जिससे आप अच्छी तरीके से उसको समझ करके आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ का थोड़ा सा चार्ज रहेगा। हम आपको पहले से ये अनाउंस कर दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अवसर लागत किसे कहते हैं? आर्थिक विश्लेषण में अवसर लागत का क्या महत्व है? यह ऐसे भी पूछा जा सकता है, अवसर लागत क्या है? इसकी सीमाओं या आलोचनाओं का वर्णन करो। तो आप आंसर यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करेंगे। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट के विचार में संशोधन किया और वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रयोग किया। तो अवसर लागत के पहले इस लागत के पहले एक और विचार चल रहा था, इसको बोलते हैं वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। और ये विचार किसने रखा था? प्रोफेसर मार्शल ने रखा था। उसके बाद ही अवसर लागत का कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा संशोधन करके। और ये संशोधन किसमें हुआ था? रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत में। और किसने किया था? ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत यानी ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, विस्थापित लागत, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, हस्तांतरण आय का मूल्य, ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ प्राइस और हस्तांतरण लागत ट्रांसफर कॉस्ट आदि नामों से भी जाने जाता है। अब हमने अभी बात किया कि जब अवसर लागत आया, इससे पहले रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत का विचार रख दिया था मार्शल ने। उसके बाद संशोधन हो गए, क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी, उसमें संशोधन होने के बाद ही अवसर लागत का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो वास्तविक लागत है ये क्या है, इसको समझ लेते हैं और इसमें क्या खामियां थी। तो देखिए, नोट के तौर पर हमने इसको लिखा है, मार्शल के अनुसार एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया जो प्रयत्न या फिर त्याग होता है यानी एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस होता है, उत्पादन की वास्तविक लागत वही होती है। ठीक है, तो ये मार्शल साहब कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर उत्पादित हो रही है तो जो मजदूर वर्ग है समाज का, ठीक है, तो उसमें उनके क्या होते हैं, उनका प्रयत्न और उनका त्याग सम्मिलित होता है, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगाए होते हैं, बहुत कुछ त्यागा होता है, कष्ट सहे होते हैं। तो हम वस्तु की जो होती है लागत को वास्तविक लागत कहते हैं। इसमें कमी क्या थी? तो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री ने कमी क्या कहा, क्या बताया? वास्तविक लागत का विचार भले ही देश और समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। कष्ट, त्याग आदि अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इनके कहने का मतलब है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें आपका जो कष्ट है वो 50 रुपये के बराबर है, क्योंकि कष्ट तो महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन वो उसको रुपए में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात वास्तविक लागत का विचार मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत है, क्योंकि एक ही कार्य में विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कष्ट अनुभव होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये कहना चाहता है, मान लीजिए हम स्टडी को ही ले लेते हैं। ठीक है, स्टडी को करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन दूसरा एक और लड़का है जिसको स्पोर्ट्स में बड़ा मज़ा आता है, तो अगर उसको काम स्टडी वाला दे दिया जाएगा तो उसको बड़ा कष्ट होगा। ठीक है, और अगर हमें स्पोर्ट्स वाला दे दिया जाए तो थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पोर्ट्स करेंगे तो कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें स्टडी में मज़ा आता है और उसको स्पोर्ट्स में मज़ा आता है। तो जब स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति स्टडी करेगा तो उसको कष्ट होगा। अगर स्टडी वाला व्यक्ति ज़्यादा स्पोर्ट्स करने लगेगा, ज़बरदस्ती खिलवाया जाएगा, जिसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको कष्ट होने लगेगा। यही वो कह रहा है कि एक ही कार्य करने में विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कष्ट अनुभव होते हैं। ठीक है, किसी को मजा आएगा, किसी को कष्ट होगा, किसी को थोड़ा कष्ट होगा, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। अब हम समझते हैं अवसर लागत क्या है।
अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित हैं। तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है कि जो हमारे पास साधन हैं वो सीमित हैं, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु के उत्पादन से वंचित हो जाना। यानी आपके पास जो साधन है वो सीमित हैं, अगर आप एक यूज़ में ले रहे हैं अपने साधनों का तो दूसरा यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, पहला ही यूज़ आप कर पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 गिलास दूध है, ठीक है। अब आप इससे या तो कॉफ़ी बनाइए, आप समझ पा रहे होंगे, या तो कॉफ़ी बना सकते हैं या तो उससे पनीर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पनीर। आप एक ही चीज़ कर पाएंगे। अगर कॉफ़ी में यूज़ कर लिया तो पनीर नहीं बना सकते, अगर पनीर में यूज़ कर लिया तो कॉफ़ी नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही कह रहा है सीमित संसाधन है लेकिन हमारी इच्छाएं असीमित हैं। एक उदाहरण देकर बताते हैं तो अवसर लागत आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस उदाहरण के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अवसर लागत क्या है। देखिए, एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर 3 नौकरियां मिल रही हैं। पहली जो है वो टीचर की, उसमें उसको 60,000 रुपये मासिक मिल रहा है। दूसरा बैंक मैनेजर की जिसमें उसको 55,000 रुपये मासिक मिल रहा है। और तीसरी इकोनॉमिक एडवाइज़र की जिसमें उसका वेतन 50,000 मिल रहा है। अब स्वाभाविक है यदि अन्य बातें समान रहें तो वह व्यक्ति क्या बनना ज़्यादा उचित, मतलब सबसे ज़्यादा क्या संभावना रहेगी कि वो व्यक्ति बनेगा? टीचर बनना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए टीचर के बाद वाला भी ऑप्शन उससे पूछा जाए कि अगर टीचर तुम ना बन पाओ तो तुम क्या बनना चाहोगे? बैंक मैनेजर बनना चाहोगे जिसकी जो सैलरी है वो 55,000 रुपये पर मंथ है, या फिर इकोनॉमिक एडवाइज़र बनना चाहोगे जिसकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है? तो वो कहेगा कि अगर मैं टीचर ना बन सका तो बैंक मैनेजर में बन जाऊंगा। यानी जो दूसरी उसकी इच्छा है वो बैंक मैनेजर बनने की है। क्यों? क्योंकि टीचर के बाद जो अच्छी सैलरी मिल रही है वो बैंक मैनेजर में ही मिल रही है। इस प्रकार से जो बैंक मैनेजर की जो मासिक आय है वही उसके लिए अवसर लागत होगी। यानी उस अवसर को छोड़ करके वो टीचर की जॉब ले रहा है क्योंकि टीचर सबसे अच्छी जॉब है। आप समझ पाए? अब हम अवसर लागत का महत्व देख लेते हैं। पहला, लगान यानी रेंट का आधुनिक सिद्धांत अवसर लागत पर आधारित है। लगान का आधुनिक सिद्धांत बताता है कि लगान अवसर लागत के ऊपर अतिरिक्त यानी सरप्लस होता है। अगला है, अवसर लागत के विचार से यह विश्लेषण किया जा सकता है कि फर्म की लागत की सीमा तक किस सीमा तक अपने उत्पादन के साथ परिवर्तित हो जाती है। अगला है, अवसर लागत का ज्ञान आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है क्योंकि आप विभिन्न विकल्पों के संभावित लाभ और हानि का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वो चीज़ है क्योंकि आप जानते हैं अवसर लागत कहाँ पर काम आता है। अवसर लागत में आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है वो निर्णय लेने में यह अवसर लागत बड़ा मदद करता है आपका। ठीक है, जैसे ऊपर देखा था अभी, एक जॉब में 60,000 मिल रहा था, दूसरे में 55,000, तीसरे में 50,000। तो ये अवसर लागत का ही कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सबसे बेहतर निर्णय ले पा रहे हो और आप टीचर बनना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि अन्य की तुलना में टीचर में जो सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा मिल पा रही है। ठीक है, तो ये निर्णय आप क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर अवसर लागत लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अगला है, संसाधनों का प्रभावी उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो और वे सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्रों में लगाए जाएं। तो जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन हो वहाँ पर उसका ऑप्टिमम यूज़ हो सके जो आपके सीमित संसाधन है, ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। अब अवसर लागत की कुछ सीमाएँ हैं, आलोचनाएँ हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, विशिष्ट साधनों में लागू न होना। तो अवसर लागत का विचार विशिष्ट साधनों में लागू नहीं होता है, यानी जहां पर केवल एक ही साधन हो, केवल एक ही चीज़ हो, उसके ऑप्शन ही ना हो, तो वहां पर यह अवसर लागत का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। विशिष्ट साधन वे साधन होते हैं जो केवल एक ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे पटरी। ठीक है, रेल की पटरी ले लो, तो रेल की पटरी क्या है? एक विशिष्ट साधन है। वहां पर रेल की पटरी केवल एक ही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि ट्रेन अगर रेल की पटरी पे ना चले तो जमीन पे चलने लगे, जमीन पे चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अवसर लागत से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव, यानी अवसर लागत का विचार पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं का सर्वथा अभाव पाया जाता है। ठीक है, फुल कंपटीशन नहीं पाया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है,
अगला है साधन की कोई इच्छा नहीं होती। अवसर लागत की मान्यता यह है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों की किसी कार्य को करने के लिए अपने निजी कोई रुचि, पसंद या इच्छा नहीं होती है तथा सभी साधनों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थात ये सभी साधन में अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा तथा गतिशीलता पाई जाती है। धन कमाने की इच्छा मतलब जहाँ पर उनको 500 मिल रहा है और एक जगह 700 मिल रहा है, उसी काम से जो वो काम करते हैं तो वो 700 की तरफ भाग जाएंगे, भले उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़े, जिसको हम गतिशीलता बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जो लैंड यानी ज़मीन होती है उसमें कोई चेतना होती है, यानी उसमें कोई इच्छा, रुचि या वो हंसते रोते हैं? नहीं, ज़मीन में ऐसा नहीं होता है। लेबर में ऐसा होता है, हाँ लेबर में ऐसा होता है, कैपिटल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो लेबर में तो ऐसा होता है ना। तो एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं जहाँ पर ये बात लागू नहीं होती। जैसे भारत के गांव के मजदूरों को मान लीजिए उनके गांव में 150 रुपये या 200 रुपये उनको मजदूरी मिल रही है, जबकि शहर में उनको 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक दिहाड़ी मिल रही है। तो आपने तब भी देखा होगा अक्सर बहुत सारे मजदूर अपने गाँव, घर द्वार को छोड़ करके शहर में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं हुआ, ये बात जो अवसर लागत के बात थी ना कि विभिन्न साधनों में क्या करने की इच्छा होती है, कोई रुचि या पसंद नहीं होती है, जहाँ पर उनको पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ चल देते हैं, ठीक है, गतिशीलता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसका निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? इन सभी सीमाओं तथा आलोचनाओं के होते हुए भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि अवसर लागत का विचार महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सम सीमांत का नियम और मांग का नियम होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो हमने पढ़ा, इसका उत्तर देखा, ये आपको पसंद आया होगा।